सो कौन जो लास्ट में हमने कंसेप्ट शुरू किया ना, जस्ट एक शॉर्ट ब्रीफ। इधर लोग ठीक है, चल लेट्स स्टार्ट गाइस। ध्यान इधर सबका, ध्यान इधर। So anyways, some important terms associated with sampling, ये वाला पार्ट हमने शुरू किया था। मेन तीन टर्म्स हमने देखे थे। वन इज पॉपुलेशन या यूनिवर्स, बेसिकली द होल डेटा। जो पूरा डेटा हम स्टडी करते हैं उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। यूजुअली उसके जो साइज है, पॉपुलेशन साइज, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन इज यूजुअली यूज्ड फॉर पॉपुलेशन। वैसे पॉपुलेशन के मीन के लिए हम म्यू यूज करते हैं। कैपिटल कैपिटल भी नहीं बोल जाएगा, सिर्फ डिफरेंट सिंबल म्यू व्हिच इज यूज्ड फॉर पॉपुलेशन मीन है। बोलो समझ में आ रहा है? सैंपल, सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। जो पूरे डेटा को हमको स्टडी नहीं करना है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट हम लेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके साइज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। उसके मीन को हम डिनोट करेंगे बारीक से। एंड ये डेफिनेशन हमने देखी थी, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स इज नोन एज सैम्पलिंग फ्री। एनीवेज, जब हमने पैरामीटर देखा था, पैरामीटर क्या होता है? पॉपुलेशन का वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमको स्टडी करना है। पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक जो हमको स्टडी करना है इज नोन एज पैरामीटर। जैसे हमारे वो दो एग्जांपल्स थे, एक में हमको लाइफ ऑफ बल्ब देखना था, दैट वाज द पैरामीटर, क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में हमको स्टडी करना था। जो बल्ब्स हम ऑर्डर करने वाले हैं उनकी एवरेज लाइफ कितनी, सो दैट वाज अ पैरामीटर। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल हमारा वो डिसीज वाला था, कि जो भी लोग हम स्टडी कर रहे हैं उसमें से कितने लोगों को, कितने परसेंट लोगों को डिसीज हुआ है। सो अगेन दैट प्रोपोर्शन वाज अ पैरामीटर। बोलो समझ में आया? सो पॉपुलेशन के बारे में हमको जो स्टडी करना है दैट इज नोन एज पैरामीटर। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर है? अब वही पैरामीटर, लेकिन हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं क्या? पूरे डेटा के बारे में स्टडी करेंगे क्या? हम क्या करेंगे, उसमें से सैंपल निकालेंगे और सैंपल में वही चीज स्टडी करेंगे। अब उस चीज को सैंपल के वक्त स्टडी करते हैं, उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक, व्हिच वाज द नेक्स्ट पॉइंट। Statistics may be defined as the statistical measure of sample observation। मैंने लिखा शायद ये नहीं था ना, स्टैटिस्टिक भी लिख लिया ना, ये पार्ट भी हो चुका है ना? ठीक है। सो सेम पैरामीटर जो पॉपुलेशन के बारे में होता है, वही चीज अगर हम सैंपल के बारे में स्टडी करें तो उसको नाम दे दिया है क्या? स्टैटिस्टिक। बोलो समझ पा रहे हैं स्टैटिस्टिक क्या है? एनएस। अब हमको देखना है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ स्टैटिस्टिक। ध्यान है सबका? आगे starting with the population of n units, capital N, we can draw many a sample of fixed size and sample निकालने के बहुत सारे अलग अलग तरीके। In case of sampling with replacement, the total number of samples can be drawn is and is and when it comes to sampling without replacement of the sampling units, the total number of sampling
यहाँ पे इसके आगे लिखना रह गया उनका, लेट मी जस्ट फिल दैट अप। यहाँ पे आएगा एन रेस टू एन, ठीक हो। ये ज्यादा नोटबुक में लिखेंगे, फॉर्मूला में लिखेंगे, राइट अप। हेडिंग नो, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। हेडिंग नो, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे a sample of size and can be drawn from population of size n. Sample of size n small n can be drawn from population of size n capital N in the following ways. So begin with replacement. For example, छोटे numbers लेंगे, नहीं सुन लिखो मत सुनो। छोटा एग्जांपल लेंगे, लेट्स से 20 का पॉपुलेशन हमारा, 20 आइटम्स है पॉपुलेशन में, जिसमें से हमको 5 का सैंपल निकालना है। और विथ रिप्लेसमेंट बोला तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक एक करके हम निकालते जाएंगे और वो चीज हम बार बार रिप्लेस करेंगे। सो पहले पहला आइटम निकालने के लिए मेरे पास कितने ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है? 20। 20 में से कोई एक सिलेक्ट करूंगा, 20C1। नंबर ऑफ वेज देखना है, सो 20C1 कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, सिलेक्शन कर रहे हो, सो 20C1 जो निकाला वो वापस रिप्लेस कर दो। तो वापस आइटम्स कितने अवेलेबल है? सो वापस एक आइटम निकालने के तरीके कितने हैं? 20C1 है। देन अगेन एक आइटम जो हमने निकाला था रिप्लेस कर दिया, बचे वापस कितना आइटम्स? 20, जिसमें से वापस कितना निकालना है? एक, 20C1। दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, 20C1 into 20C1 into 20C1, this will happen 5 times, and therefore the number of ways कितना आएंगे? 20 raised to 5, which is represented by small n raised to, sorry, capital N raised to small n. It went NC1 into NC1, ऐसे होगा 10 टाइम्स। समझ पा रहे हैं? 5 आइटम्स निकाले तो 5 बार होगा, 27 27 27, इसलिए आंसर आएगा 20 रेज टू 5। सो इसमें विद रिप्लेसमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है, कैपिटल N रेज टू स्मॉल n। राइट डाउन नंबर ऑफ वेज of selecting a sample equal to 20 का सारा कैपिटल N रेज टू स्मॉल n, चाहे तो ब्रैकेट में उसका एक्सप्लेनेशन NC1 into NC1 n टाइम्स। बोलो क्लियर है? सेकंड, विदाउट रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट और भी सिंपल है, रिप्लेस रिप्लेस कुछ करना नहीं है। टोटल आइटम्स कितने हैं? 20, कितने सिलेक्ट करने हैं? 5, 20C5, सिंपल। 5 अलग अलग आइटम सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? 20C5, क्लियर है? सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल आना है तो इतना ही है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल विल बी NCN, कैपिटल N C स्मॉल n। समझ में आया? यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए हम ऐसा नहीं लिखेंगे 20C1 into 19, बचे हुए में से कोई एक 19C1 into 18C1, ऑर्डर मैटर नहीं करता। समझ में आ रहा है? Therefore one after the other मत लो, डायरेक्टली 5 आइटम, फिर वो ऑर्डर कोई भी रहने दो,
वही 5 अलग ऑर्डर में ले रहे हो तो उसको अलग अलग काउंट होना चाहिए, ऐसे नेसेसरी नहीं है। इसलिए 20 P5 क्या है, उसका आंसर 20 P5 था ना। 20 C1 is 20 into 19 C1 is 19 into 18 C1 is 18, basically 20 into 19 into 18 into 7 into 16 which is nothing but 20 P5। उसमें ऑर्डर मैटर करेगा। हमको सैंपल सिलेक्ट करना है, सैंपल सिलेक्ट करने में ऑर्डर मैटर करना चाहिए क्या, इसलिए डायरेक्टली हम लिखेंगे 20C5। क्लियर है, दोनों पॉइंट समझ में आए। सो विद रिप्लेसमेंट बोला है तो n रेज टू n आएगा, और विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है तो डायरेक्टली n c n आएगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल। आगे ये पहले पैराग्राफ में वही दिया हुआ है। If we compute the value of a statistic, say mean, it is quite natural that the value of sample mean may vary from sample to sample, as the sampling units of one sample may be different from that of another sample. So ये जो हम अलग अलग तरीके देख रहे हैं सैंपल निकालने, 20 में से 5 लोगों का सैंपल निकालना है, बट 5 लोग अलग अलग अगर हम निकालते जाए तो सबका मीन अलग अलग आएगा। ये उन्होंने बोला है that mean may differ from sample to sample। 5 लोगों का सैंपल निकाला, उसका मीन निकाला, कोई दूसरे 5 लोगों का सैंपल निकाला, उसका अलग मीन आएगा। बोलो समझ में आया? लोग हो या जो भी आइटम से ऑब्जर्वेशन हम सिलेक्ट करें। The variation in the values of the statistics is termed as sampling fluctuation। बोलो समझ में आया? ये हम इंपॉर्टेंट लिखेंगे, राइट डाउन। Write down the value of the statistic, the value of the statistic, ब्रैकेट में लिखो से मीन। स्टैटिस्टिक कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमने मीन लिया है, तो वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक। अच्छा स्टैटिस्टिक की बात हो रही है, मतलब किसका कैलकुलेशन करने वाले हैं, सैंपल पॉपुलेशन के बारे में तो हम स्टडी करने ही नहीं वाले, चैप्टर इसलिए बना है। चैप्टर बना ही क्यों है कि पॉपुलेशन को पूरा स्टडी नहीं करना है, सैंपल का स्टडी करना है, सैंपल के स्टडी से पॉपुलेशन के बारे में इंटरप्रेट कर देना है। बोलो समझ में आया? चलिए, द वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक से मीन will differ from sample to sample, will differ from sample to sample। This variation in the value of statistic, this variation in the value of statistic, इन 4 वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक। डेफिनेशन आएगा तो ऐसे कैसे आएगा, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक इज नोन एज सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। अगेन एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, हम जो हमको जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो नोट तो हम बना ही रहे हैं। एमसीक्यूज में कुछ भी फालतू लाइन का भी उन्होंने एमसीक्यू बना के रखा है, यहाँ पे भी थोड़े ऐसे एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, विल ऐड दोस लेटर हमारे नोट्स में, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट, if it is possible to obtain the values of a statistic from all possible samples of a fixed sample size along with the corresponding probabilities, then we can arrange the values of the statistic which is to be treated as a random variable in the form of a probability distribution। अब ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है, जो अलग अलग सैंपल्स हम निकाल रहे हैं इन सबके जो आंसर्स आएंगे, इन आंसर्स को एक डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिखो, मतलब x की वैल्यू और उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी। समझ पा रहे हैं, जैसे 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो 3 के सामने लिख दोगे, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ इसका। समझ पा रहे हैं, द वैल्यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स जो अलग अलग आ रही है उनको एज अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल लो और उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी लिखो, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हम बना सकते हैं। बोलो पॉइंट समझ में आया? आगे, such a probability distribution is known as sampling distribution of the statistic। So again, a definition can be asked in MCQs। लिखना कैसे मैं बोलूंगा, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर क्या आएगा या जो भी है ये तुम्हारे हिसाब से लिखो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, when the different values of a statistic, when the different values of a statistic, when the different values of a statistic, ब्रैकेट में लिखो, to be treated as a random variable। इसको x मानेंगे, बेसिकली जो अलग अलग वैल्यूज है उनको एक कॉमन नाम देंगे x, to be treated as random variable।
are written in the form of probability distribution. Are written in the form of probability distribution. मतलब x और उसके सामने उसकी probability are written in the form of probability distribution. It is known as sampling distribution of the statistic. Sampling distribution of the statistic. बोलो समझ में आया? So वेरिएबल क्या रहेंगे? Let's say for example हम मीन निकाल रहे हैं. Again start from right from the start. पहले पॉपुलेशन की साइज कितनी थी? 20 की. ध्यान है ना? हाँ तो बोलो. पॉपुलेशन की साइज थी 20 की, जिसमें से हम सैंपल कितने का निकाल रहे थे? 5 का. लेकिन सैंपल अलग अलग तरीके से निकल सकता है. कितने अलग तरीके आएंगे? 20C5. लेट्स से फॉर जस्ट अ नंबर 20,000 उसका आंसर आता है. लेट्स से तो 20,000 अलग अलग सैंपल्स आएंगे. पांच पांच के. पांच पांच के कितना अलग अलग सैंपल्स आ सकते हैं? 20,000. उन सारे 20,000 सैंपल्स के 20,000 अलग अलग मीन आएंगे. हाँ. सेम सैंपल हो तो सेम मीन आता है, और ये अलग अलग सैंपल है तो मीन भी अलग अलग आएंगे. बोलो समझ में आया? तो 20,000 मीन्स को अगर मैं टेबल के फॉर्मेट में लिखूं और उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी लिखूं, तो इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बोलो समझ में आया? और ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने दूसरा नाम क्या दिया है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक. ऑफ द स्टैटिस्टिक मतलब कौन किसका? मीन का. स्टैटिस्टिक कौन है हमारा? मीन. फॉर इन आवर एग्जांपल हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मीन. सो मीन के जो अलग अलग आंसर्स है उसका एक टेबल बनाना is known as sampling distribution of statistic. बोलो समझ में आया? फर्दर ये जो मीन के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, इसमें जो वेरिएशन आ रहा है, इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, वही स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन होगा. कि मीन का आंसर जो हम निकाल रहे हैं और उससे हम पॉपुलेशन का आंसर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मीन का आंसर आने में इतना ज्यादा वेरिएशन है, तो पॉपुलेशन के आंसर में बहुत ज्यादा वेरिएशन रहने वाला है. सो रिस्क क्या है? तो इसका वेरिएशन. मीन के आंसर में इतना जो वेरिएशन आ रहा है, वो itself is the risk, basically the error, possibility of error in the estimation of the population mean. population का मीन एस्टिमेट करने में जो मीन में जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, इसका मतलब इसका सैंपल के मीन का, सैंपल के मीन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, वही रिस्क है एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन का. समझ में आ रहा है? उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. एकदम छोटा एग्जांपल लेंगे. 1 2 3 ये है पॉपुलेशन. वैसे इसका मीन निकालना बहुत सिंपल है, बट स्टिल हमको लगता है बहुत डिफिकल्ट है. हमने क्या किया? दो का सैंपल निकाला. दो का सैंपल निकाला. तो दो के सैंपल्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 2 3 एंड 1 3. लेट्स से विदाउट रिप्लेसमेंट है तो रिपीट हो नहीं सकता, इसलिए 1 2 2 3 एंड 1 3. दीस आर द थ्री डिफरेंट सैंपल्स. इसका मीन कितना आएगा? 1 2 का 1.5, 2 3 का 2.5, 1 3 का 2. समझ में आया? इसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी. तो प्रोबेबिलिटी इन आवर केस लेट्स से 1/3 1/3 1/3 इक्वल प्रोबेबिलिटी. हो सकता है 1 को सिलेक्ट करने के चांसेस ज्यादा है, 2 को सिलेक्ट करने के चांसेस कुछ अलग है. इक्वल प्रोबेबिलिटी ना भी हो, हमने अज्यूम कर लिया इक्वल प्रोबेबिलिटी. दिस इज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक. क्योंकि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमने x क्या लिया है? जो यहाँ के मीन्स आ रहे हैं, इन मीन को हमने x लिया है. बराबर? मीन मतलब भी हमारा स्टैटिस्टिक, इसलिए उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक. फर्दर इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के आता है हमको, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन. जो हम पॉपुलेशन का मीन निकालना चाहते हैं, जो हम निकाल रहे हैं फ्रॉम सैंपल के मीन से, तो इसमें जो एरर हो सकता है कि सैंपल के मीन से तुम पॉपुलेशन का मीन निकाल रहे हो, वो एरर को कैलकुलेट हम कैसे कर रहे हैं? कि जो अलग अलग सैंपल्स तुम्हारे हो सकते हैं, उसके जो अलग अलग मीन्स आ रहे हैं, उनमें जो वेरिएशन आ रहा है, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड एरर है. अगर वेरिएशन कम है तो एरर कम. एग्री? वेरिएशन अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो एरर कम होगा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वही अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन का भी होगा, क्योंकि एग्रेस वेरिएशन तो ज्यादा है नहीं. और वेरिएशन बहुत ज्यादा है, उसमें से हम एक मीन बोल रहे हैं कि इतना रहेगा मीन. समझ पा रहे हैं? जैसे हमने एक मीन का कोट कर दिया 2. लेट्स से हमने क्या किया?
इसमें से कोट किया कि हमने ये सैंपल एक्चुअल में सैंपल यही निकाला, इसका मीन आया 2, और हमने कोट किया कि पॉपुलेशन का भी मीन कितना रहेगा 2। इज इट नेसेसरी कि पॉपुलेशन का मीन 2 ही रहेगा? दूसरा भी हो सकता है। अब जितना ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन है उतनी ज्यादा रिस्क है कि उसका आंसर कुछ अलग आएगा। समझ पा रहा है? जितना कम वेरिएशन यहाँ पे है उतना कम रिस्क है कि आंसर कुछ अलग आने आएगा। जितना कम वेरिएशन, आंसर विल बी क्लोज टू आवर आंसर। जितना ज्यादा वेरिएशन, आंसर मे बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आवर आंसर। सो जो रिस्क है, इस रिस्क को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल रहा है। इसमें वेरिएशन या इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा तो रिस्क बहुत ज्यादा, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका बहुत कम तो रिस्क भी कम। उस रिस्क को हमने नाम दे दिया स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट जो हम कर रहे हैं कि पॉपुलेशन का आंसर क्या होगा, इस एस्टिमेशन में एरर आने का चांसेस या एरर आने की रिस्क इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। बोलो समझ में आया? दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स रीड फर्स्ट। कहां तक आया हम? इज नोन एज द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक, ये लिख भी लिया हमने। आगे, the sampling distribution, just like a theoretical probability distribution, possesses different characteristics. The mean of the statistic as obtained from its sampling distribution is known as expectation. Finally हम वही expect कर रहे हैं ना, estimate निकाल रहे हैं। The standard deviation of the statistic t, standard deviation of the statistic, जिसको हमने अलग अलग आंसर्स निकाले, is known as the standard error of t. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, बेसिकली मीन का स्टैंडर्ड एरर आएगा, वो एस्टिमेट हम क्या कर रहे हैं? मीन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफरेंट मीन्स व्हिच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट सैंपल्स। समझ में आ रहा है? जो अलग अलग सैंपल्स हैं, जो अलग अलग सैंपल्स के अलग अलग मीन्स आ रहे हैं, उन मीन्स में जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, दैट इज अ रिस्क ऑफ एस्टिमेट। मीन का एस्टिमेट निकालने में वही हमारी रिस्क है। समझ में आ रहा है? एनीवेज आगे लिखूंगा, पहले आगे रीड कर लेते हैं। SE can be regarded as a measure of precision achieved by sampling. SE is inversely proportional to the square root of sample size. ये हमने पहले भी देखा है, स्क्वायर रूट वाला पॉइंट, कि सैंपल साइज जितना बड़ा उतनी रिस्क कम, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए स्टैंडर्ड एरर उतना कम, रिस्क कम तो स्टैंडर्ड एरर कम, और सैंपल साइज छोटी तो रिस्क ज्यादा, रिस्क ज्यादा तो स्टैंडर्ड एरर भी ज्यादा। Inversely proportional with the square root of the size of sample. समझ में आ रहा है? It can be shown that, ठीक है, ये आगे का फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे, पहले ये नोट लिख लेंगे, राइट डाउन। एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट। राइट डाउन the mean of the above sampling distribution, the mean of the above sampling distribution, जो हमने ऊपर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखी उसी को कंटिन्यू करते हुए, the mean of the above sampling distribution is known as expectation, is known as expectation. Similarly, the standard deviation of the above sampling distribution, similarly, the standard deviation of the above sampling distribution is known as standard error of statistic. Standard error of statistic is known as standard error of statistic. Next line पे, this standard error, this standard error is inversely proportional. This standard error is inversely proportional to the square root of sample size. This standard error is inversely proportional with the square root of sample size. That is, next line, that is, higher the sample size, higher the sample size, lower will be the standard error.
higher the sample size, lower will be the standard error. And smaller the sample size, smaller the sample size, higher will be the standard error. Higher will be the standard error. बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक? थोड़ा हैवी है बट पॉइंट समझ में आया, पूरा कंक्लूजन। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हारा और थोड़ा बेटर क्लियर होगा। राइट ना? एग्जाम्पल, let us assume a population consists of let us assume a population consists of three observations. Let us assume the population consists of three observations, 1, 3, and 5. 1, 3, 5. Let us assume a population consists of three observations, 1, 3, 5. ऐसे इतना छोटा population होता नहीं, but let's assume ऐसे ही a sample of two, a sample of two is selected at random. A sample of two is selected at random without replacement. A sample statistic of mean is used. A sample statistic of mean is used. नीचे लिखेंगे different samples. पहले तो आएगा, अच्छा नंबर ऑफ सैंपल्स कितने आएंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, तीन में से दो सिलेक्ट करना है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3C2 which is equal to 3। तो सैंपल्स होंगे कौन से? 1, 3, 1, 5 and 3, 5। Sample means sample means 1, 3 का मीन कितना आएगा? 1, 5 का 1, 5 का 3 और 3, 5 का 4 रिस्पेक्टिवली। x probability, x के ब्रैकेट में लिखेंगे statistic which is sample mean। तो मीन आ रहे हैं हमारे 2, 3 and 4। Assuming every number has an equal chance of being selected, हर एक नंबर का इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, तो 1/3, 1/3, 1/3। This whole thing is sample distribution, sample distribution, sampling distribution। bar x with 2 into 1/3 plus 3 into 1/3 plus 4 into 1/3। बोलो कितना था? समेशन x थी ना, bar x is nothing but summation x into b। कितना आ रहा है? 3 सिग्मा x
इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड एरर। अच्छा, इसको 3 को एरो करके लिखेंगे एक्सपेक्टेशन, इसको हम क्या बोलेंगे एक्सपेक्टेशन। स्टैंडर्ड एरर विल बी नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द टेबल। जो टेबल हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है उसका स्टैंडर्ड एरर, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट summation x square p minus summation xp the whole square। याद आ रहा है क्या? f के जगह पर p, f वाला तो किया है वो तो याद आ रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी summation f x square upon summation f minus summation f x upon summation f the whole square। ये फॉर्मूला तो याद होगा। हाँ। अब इसी में हमने क्या किया था, f की जगह पे p लिखा था। प्रोबेबिलिटी में फिर हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, इसी फॉर्मूला में हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी के जगह पे उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब समेशन पी क्या होता है 1, तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे 1, बचा क्या न्यूमरेटर जो यहाँ पे लिखा है। एनीवेज रिवाइज करोगे तो याद हो ही जाएगा होपफुली। एक्स स्क्वायर पी उसकी टोटल कैंसिल लो, बोलो कितना आएगा। एक्स का स्क्वायर करना है इंटू पी करना है प्लस करना है। 2 into equal to into 1 by 3 m plus 3 into equal to into 1 by 3 m plus 4 into equal to into 1 by 3 m plus 9.66। तो ये आएगा 9.66 माइनस समेशन एक्स पी जो हम ऑलरेडी 3 निकाल चुके हैं द होल स्क्वायर। सो अंडर रूट 0.6666 जो भी आ रहा है करेंगे कितना आ रहा है 0.816। ठीक है 816। दिस इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ बारिक्स। कि बारिक्स में बारिक्स के आंसर में इतना स्टैंडर्ड एरर हो सकता है। एरर का परसेंटेज 81 नहीं परसेंट नहीं है, क्वांटम है। मतलब इतना क्लोज आएगा आज। इतना अमाउंट का एरर हो सकता है। अच्छा मतलब इसमें एक्चुअल आंसर तो निकाल सकते हैं हम। इसके आगे जो होता है वही प्रैक्टिकल पार्ट, एक्चुअली वो उन्होंने दिया नहीं, इसके आगे प्रैक्टिकल पार्ट वही होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं, प्रोबेबिलिटी है लेट्स से 80%, तो 0.816 को 80% से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना अमाउंट का एरर हो सकता है, इसकी चांसेस 80% है। तो एक्सपेक्टेड एरर कितना है दिस इनटू 80%। तो लेट्स से 0.6, इसका 80% लेट्स से 0.6 आता है, तो 0.6 का एरर हो सकता है। हमारा मीन कितना है 3, तो पॉपुलेशन का मीन कितना रहेगा, कितना आया था अपना 0.6 ना, तो 0.4 से लेके 3.6 उतना एरर माइनस भी करो और उतना एरर ऐड भी करो, क्योंकि एरर कैन बी ऑन बोथ द साइड्स। तो एक रेंज मिल जाता है पॉपुलेशन के आंसर 2.4 से लेके 3.6। दैट इज द फाइनल एस्टिमेट जो हमने निकाला। बट वो आगे वाला पार्ट जो है ना, जो प्रोबेबिलिटी और वो सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, वो दिया नहीं है रुको, सब आधा अधूरा दिया, ये चीज दी है, इसका फॉर्मूला भी दिया है, ठीक है, बड़ा आधा अधूरा दिया है। सो फाइनली मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट तो मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि फिर उसके सारे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। स्वेटर जो दिया है उतना लगता सिर्फ कोई भी रेस कर कोई भी रेस करके देगा। क्या ही करके फायदा है, उनको नहीं देना है तो वो बोलेंगे हमको इतना रखना कुछ। देना होता तो देखो सीपीटी में से लिया है, ये सारा कंटेंट एग्जैक्टली सेम है, वो आगे वाला पार्ट नहीं लिया है, मतलब जानबूझ के छोड़ा है, नहीं लेना है उनको, तो क्या करें। चलो हुआ क्या, समझ में आया। चलो एनीवेज, जो अभी इसने पॉइंट बोला इसका आगे यूज क्या, मैं यूज बोल दे रहा हूँ, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन में से हट चुका है, सीपीटी में था पहले। ध्यान दो, स्टैंडर्ड एरर कितना है 0.816। इसके आगे यूजिंग सम प्रिंसिपल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्लीज ध्यान इधर, यूजिंग सम प्रिंसिपल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसके आगे 0.816 का एरर होने के चांसेस भी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। ये क्वांटम आया कि इतने रुपए का, लेट्स से मीन हमारा रुपए में, तो इतने रुपए का हमारा डिफरेंस आ सकता है आंसर में, जो हम सैंपल का बोल रहे हैं और जो पॉपुलेशन का होगा उसके बीच का एरर इतना हो सकता है। हाउएवर इसके होने के चांसेस कितने हैं, वो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी मिली लेट्स से 80%, कितनी 80%, सो 0.816 को 80% से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है 0.65, 0.65 का एरर एक्सपेक्टेड है, दिस इज द एरर जो हमने निकाला है, बट उसके चांसेस सिर्फ 80% है, तो एक्सपेक्टेड एरर कितना 0.65, जो हमने मीन निकाला था पहले 3, ये किसका निकाला था, ये सैंपल का निकाला था। अब हमको चाहिए पॉपुलेशन का मीन व्हिच इज डिनोटेड बाय म्यू, म्यू विल बी 3 प्लस माइनस 0.65, एरर हो सकता है 0.65 का, ये सैंपल का है, उसमें ये एरर एरर को एडजस्ट कर दो। अब एरर दोनों साइड पे हो सकता है, नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है, इसलिए आंसर विल बी 2.35 से लेके 3.65 तक, इसके बीच में तुम्हारा म्यू का आंसर कुछ भी हो सकता है। सो हमेशा पॉपुलेशन का जब मीन निकालने जाओगे एक सिंगल फिगर में आएगी, एक हमेशा रेट आएगी ऑलवेज। अब ये वाला जो पार्ट है इसके आगे वाला, ये तुम्हारे पोर्शन में से हटा दिया, सीपीटी में था, ये 80% कैसे आया, वो अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके आता है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बोलो समझ में आ रहा है, दिस इज द प्रॉपर यूज फुल टिल देन, उन्होंने अभी यहाँ तक ही आके छोड़ दिया है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एरर निकालना दैट्स इट, बोलो समझ में आया ना, पक्का क्लियर है। अब ये स्टैंडर्ड एरर हमेशा हम ऐसे निकाल पाएंगे क्या, सैंपल हमेशा इतना छोटा रहेगा क्या, या पॉपुलेशन इतना छोटा रहेगा क्या, उसका सैंपल हम दो दो का निकालेंगे और फिर उसका मीन निकालेंगे, ये सब कुछ होने वाला है, उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी है, उसका एक्चुअल लॉजिक एक्चुअल मीनिंग यही है, बट दिस इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू सम अदर डिफरेंट फॉर्मूला जो हम आगे लिखेंगे राइट नाउ। स्टैंडर्ड एरर कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, standard error can also be calculated as follows. Standard error can also be calculated as follows. Next line is standard error is equal to sigma upon root n, where sigma is the standard deviation in the sample observations. Sigma is the standard deviation of the sample observations, or obviously n is the sample size. मोस्टली ये फिगर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया रहेगा, एन भी दिया रहेगा, यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है ये बेसिकली, ठीक है स्टैंडर्ड एरर, बोलो समझ में आया, बिल्कुल स्टैंडर्ड एरर ब्रैकेट में बायस मीन का स्टैंडर्ड एरर, समझ में आया, दिस इज यूज्ड, देखो दिस इज यूज्ड व्हेन सैंपलिंग is done with replacement. Again, some extra point which I won't be able to explain it right now because उसके लिए you'll need some more concepts जो अभी तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं है, so we'll keep it, we'll stick to our portion only, बस लेकिन फॉर्मूला दिया है इसलिए मैं भी दे रहा हूँ, if sampling is done without replacement, with replacement के लिए ऊपर ऊपर वाला फॉर्मूला है, if sampling is done without replacement, standard error of bar x is equal to sigma upon root n, तो यूज करना ही करना है, into
एफपीसी फैक्टर। ठीक है, एफपीसी फैक्टर है क्या, आया कहाँ से? अगेन थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यही प्रॉपर्टी से आया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब विदाउट रिप्लेसमेंट बोला तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, थिंग्स कैन नॉट बी रिपीटेबल, वही चीज मैं वापस सिलेक्ट नहीं कर सकता, सो उसमें फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है आंसर में। उस एडजस्टमेंट को उन्होंने नाम क्या दिया है, एफपीसी फैक्टर, और एफपीसी फैक्टर इक्वल टू अंडर रूट n माइनस वन अपॉन n माइनस एन। उल्टा तो नहीं ना? हाँ उल्टा सब, ऊपर है नीचे वन, n माइनस एन अपॉन n माइनस वन, कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस वन। प्रोबेबिलिटी कैसे है? मीन जिस ऑब्जर्वेशंस के निकल रहे हैं वो तुम्हारे सैंपल का सिलेक्शन है। सैंपल को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उस सैंपल से आने वाली मीन की प्रोबेबिलिटी है। सैंपल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मतलब इक्वल ही रहेगा। Not necessarily. Already population में कोई observation repeat हो रहा है. Then 5 is there for 3 times. 5 का select होने के chances आते हैं. तो 1 5 वाले let's say जो sample है वो select होने के chances ज्यादा आएंगे. 3 5 के भी ज्यादा आएंगे. लेकिन 1 3 के कम होगा. तो उसके mean का आने का chances कम है. 1 5 3 5 के mean के chances आने के ज्यादा है. So it all depends on the population size and population observation. Probability अलग अलग आ सकती है. हमारे क्वेश्चन में 1 3 5 मैंने एक ही लिया है. फॉर्म में अप्रूव करेगा तो नो नो डेटा तो कुछ भी हो सकता है. पॉपुलेशन साइज है तो कुछ भी हो सकता है. फ्रीक्वेंसी वाला टेबल रहेगा बस, नॉन यूनिफॉर्म. अच्छा, सो फाइनल कंक्लूजन, इतना सब कुछ डिस्कशन किया, फाइनल कंक्लूजन क्या है? 2 3 पॉइंट्स. पहला, विथ रिप्लेसमेंट नंबर ऑफ सैंपल्स कितना आएंगे, n रेज टू n. विदाउट रिप्लेसमेंट बोला तो ncn. सो प्रैक्टिकली दैट वन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. दूसरा, स्टैंडर्ड एरर और बीच में जो हमने एक दो डेफिनेशंस लिखे, एक्सपेक्टेशन का, स्टैंडर्ड एरर का और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वो तीनों डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकली. समझ में? फोर्थ, स्टैंडर्ड एरर का ये वाला जो फॉर्मूला है, ये दोनों भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन आएंगे तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, डायरेक्ट सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट एंड कैलकुलेट. समझ में आ रहा है? क्लियर है? सबको समझ में आया? अच्छा, बाय द वे, स्टैंडर्ड एरर को जो मैंने यहाँ पे परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद जो आया, दिस इज प्रोबेबल एरर. इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबल एरर. सो इट इज क्वाइट प्रोबेबल कि इतना एरर होगा. ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड एरर इतना है. अगर प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड करने के बाद जो एरर आता है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबल एरर. और ये प्रोबेबल एरर हम हमारे ओरिजिनल सैंपल वाले आंसर में एडजस्ट करके पॉपुलेशन का पैरामीटर हम निकालते हैं. समझ में? एनीवेज डजंट मैटर. ये दोनों चीज समझ में आए, दोनों फॉर्मूलाज भी. विद रिप्लेसमेंट अगर होगा तो ये सिग्मा अपॉन रूट n, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो सिग्मा अपॉन रूट n को एफपीसी से मल्टीप्लाई करना है, व्हाट इज एफपीसी? अंडर रूट n माइनस n अपॉन n माइनस 1. इंफॉर्मेशन ऐसे कैसे दी रहेगी, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट एंड कैलकुलेट. क्लियर है? आगे हेडिंग दो, स्टैंडर्ड एरर फॉर प्रोपोर्शन. स्टैंडर्ड एरर फॉर प्रोपोर्शन, वही एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, पहला क्वेश्चन था लाइट बल्ब वाला. पहला एग्जांपल कौन सा था? लाइट बल्ब वाला. वहां पे हम एवरेज लाइफ निकाल रहे थे ऑफ द बल्ब, सो वहां पे मीन निकाला जा रहा था. सो स्टैटिस्टिक क्या था? मीन. दूसरे इसमें हम ये देख रहे थे कि कितने परसेंट लोगों को डिसीज हुआ है, कितने परसेंट लोगों को डिसीज हुआ है. सो वहां पे हम एक प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक चेंज हो गया. यहाँ पे भी स्टैंडर्ड एरर चेंज हो जाएगा. स्टैंडर्ड एरर वहां पे हमने मीन का निकाला, पहले जो फॉर्मूला लिखा था. अब जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं वो किसका है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन. दोनों फॉर्मूलास लिख लेने. ये विद रिप्लेसमेंट, ये विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट में वापस हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? एफपीसी फैक्टर से. ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी आ जाता है एफपीसी फैक्टर वाला.
SRS is simple random sampling without replacement, simple random sampling, ये with replacement, ये without replacement. Simple random sampling with and without replacement. नीचे दिया दिया SRSWR, SRSWOR. चैफिस फैक्टर का फुल फॉर्म फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर. फुल फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है. फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर. यहाँ पे P क्या रहेगा? सैंपल का प्रपोर्शन. Q क्या होगा? 1 minus P. लिख लो. P is equal to sample proportion. Q is equal to 1 minus P. सैंपल का प्रोपोर्शन हमारा आंसर 18% आया. लेट्स जो सैंपल निकाला है हमने उस सैंपल में 18% लोगों को डिसीज हुई है. P will be 18%. Obviously Q will be 82%. 1 में से माइनस करें. 1 minus 18% is 82%. क्लियर है? यहाँ पे हम डेसिमल में लिखेंगे 0.18 and 0.82. ठीक है. इसके ऊपर कोई ज्यादा क्वेश्चन है नहीं. लेट्स रीड द इलस्ट्रेशंस. लिख लिया क्या इतना? एक चैप्टर उतना ही ना. अच्छा नहीं टाइप्स ऑफ सैंपलिंग. ठीक है. एग्जांपल्स देखो. चलो ध्यान है. A population comprises the following units A, B, C, D, E. 5 है. Draw all possible samples of size 3 without replacement. Without replacement बोला है. मतलब डायरेक्टली हम कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हो सकते हैं? 5C3 which is equal to 5C2 which is equal to 10. तो 10 सैंपल्स उन्होंने निकाल के दिखा दिए. कौन से? On these 10. ABC, ABD, ABE, फिर ACD, ACE and so on. सारे के सारे टोटल 10 सैंपल्स उन्होंने निकाल के दिखाए. क्लियर है? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आगे. Population comprises 3 members 153. अरे वही. Draw all possible sample sizes of 2 with replacement and without replacement. हमने without तो निकाले हुए थे 1 3 3 5 and 1 5. तीन ही पॉसिबल है. अच्छा फाइंड द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इन बोथ द केसेस. पूरा टेबल भी बनाना बोला है हमने. आगे विदाउट रिप्लेसमेंट वाला टेबल बनाया हुआ है. पहले वो चेक कर लेंगे. देखो ये 1 3 1 5 3 5 उसका सैंपल मीन आया था 2 3 4 2 3 4 और तीनों का प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3. ये सेम हमने एग्जैक्टली बनाया हुआ है. अब विद रिप्लेसमेंट वाला देखो टेबल. विद रिप्लेसमेंट 1 1 1 5 1 3 5 1 5 5 5 3 3 1 3 5 3 3. क्योंकि विद रिप्लेसमेंट बोला तो रिपीटेशन हो सकता है. पहले 1 निकाला वापस 1 भी आ सकता है इसलिए 1 1 भी आया. विद रिप्लेसमेंट ना जो 1 पहले निकाला वापस रिप्लेस भी किया है. डन है ना सबका? ठीक है. सो 9 डिफरेंट सैंपल्स जो हम पहले से ही n रेज़ टू n के फॉर्मेट में भी निकाल सकते थे. कैपिटल N रेज़ टू स्मॉल n. सो 3 रेज़ टू 2 9 सैंपल्स. ये वो 9 सैंपल्स है और ये वो 9 सैंपल्स के मीन है. पूरा समझ में आया? मीन के आंसर्स क्या क्या दिख रहे हैं? अलग अलग वैरायटी क्या क्या है? 1 है 2 है 3 है 4 है एंड 5 है. 1 कितनी बार है? एक ही बार है. 1/9 आउट ऑफ 9. 2 कितनी बार है? 2/9 इसकी प्रोबेबिलिटी. 3 कितनी बार है? 3 बार है. 3/9 2/9 1/9. विद रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी अलग अलग जाएगी. नॉट ऑलवेज सेम. ये वही है 1 3 का भी एवरेज 2 है एंड 3 1 का भी एवरेज 2 है. समझ में आया क्या? ये वो टेबल बन जाएगा.
1 का 1/9, 2 का 2/9, 3 का 3/9, 4 का 2/9, 5 का 1/9. This whole thing is sampling distribution of sample A. दोनों तरीके समझ में आए? हमने जो एग्जांपल लिखा था लास्ट वही लिखा है क्या? लास्ट में क्या लिखा है? एग्जांपल के बाद कुछ लिखा है? ठीक है फॉर्मूला लिखा. ठीक है, हमें ये सॉल्व एग्जांपल है ही, वैसे वापस लिखने की जरूरत हो. बट दिस इज विद रिप्लेसमेंट. समझ में आया? आगे एग्जांपल 13.2.3. कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन फॉर लास्ट प्रॉब्लम. दोनों केसेस, उसमें से एक केस का तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है. कितना आया था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन? 0.816. वो किसके लेता? विदाउट रिप्लेसमेंट के लेता. देखो ये विदाउट रिप्लेसमेंट, ये आंसर निकालो. 2/√3 कितना आता है? उतना आता है. 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू यार कुछ फाइंड आउट है. हाँ हम गलत लिखा है. Yes. Answer is better. Two is better. English. Okay. itu लिखा है नहीं बेटा. अच्छा रूट 2/3 बराबर मैच हो रहा है. हाँ जब मतलब एक रूट देते हो तो उन्होंने गलत किया. रूट 2/3, ये रूट 2/3 तो आया है ना वेरिएंस. स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट रहेगा, सो रूट 2/3 आना चाहिए. आया. और उन्होंने वापस ये विद रिप्लेसमेंट वाले का भी बनाया. क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने का तरीका वही होगा. समेशन x स्क्वायर p माइनस समेशन x p द होल स्क्वायर. तरीका वही रहेगा. इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट. जब मैं इफ यू वांट बोलता हूं तुमको करना है करो. समेशन x स्क्वायर p कितना है बोलो. ये विद रिप्लेसमेंट वाला है. हमने विदाउट रिप्लेसमेंट किया है, ये विद रिप्लेसमेंट वाला है. समेशन x स्क्वायर p कितना है? सॉरी 6 पॉइंट एग्जैक्ट 6.5. 6.333 और माइनस 3 द होल स्क्वायर 1.333 आ रहा होगा. नहीं क्या 1.333 उसका स्क्वायर रूट. आंसर कितना? 1.15 जो ये आएगा 2/√3 आया सबका. सो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों से आंसर आया. क्लियर है? कोई डाउट? पक्का सबको समझ में आया? चेक. टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. कब तक है अपना लेक्चर? स्कूल में हो जाएगा. एमसीक्यू इसके लिए अपन कल कर लेंगे. चलो अगेन बैक टू द फॉर्मूला. नोट्स बनाते जाने. लास्ट पार्ट है. मैथ्स ही खत्म हो रहा है. टेंशन मत. ये कंसेप्ट तो हो गए ना. क्वेश्चन क्वेश्चन बाकी. चलो करें शुरू. There are three different types of sampling which are probability sampling, non-probability sampling and mixed sampling. लिख लो. Types of sampling उसमें 1 2 3 तीनों टाइप लिख लेंगे.
probability, non-probability, and mixed. Probability sampling, non-probability sampling, and mixed sampling. और कोई मुझे बोल रहा था रेशियो प्रोपोर्शन के क्यूब पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ अच्छा वो ड्रीम वाले ना टाइम डिस्टेंस वाले शायद Yes, sir, just say dream. Six. अच्छा वो जो अपने वो 11 में किया था ठीक है देख लेंगे वो भी करेंगे प्रॉब्लम चलो नाम लिखे क्या उसमें फर्स्ट हेडिंग द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग उसमें लिखो in this type of sampling फर्स्ट लिखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग उसमें लिखेंगे in this type of sampling each item of the population each item of the population has a pre-assigned probability सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है हम प्रोबेबिलिटी देखने वाले तो हर आइटम को कुछ ना कुछ उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी रहेगी सो ईच आइटम हैज अ प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल in this type of sampling each item of the population has a pre-assigned probability of being selected in the sample बोल समझ में आया? हर एक ऑब्जर्वेशन हर एक आइटम को अपनी अपनी एक प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल क्लियर है उसके आगे एक लाइन छोड़ के लिखो if each observation has an equal chance if each observation has an equal chance of being selected if each observation has an equal chance of being selected, then it is called simple random sampling. Then it is called simple random sampling. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रैंडमनेस होना चाहिए रैंडमनेस कब आता है जब सबका इक्वल चांस हर एक आइटम कैन बी सिलेक्टेड इक्वली इक्वल चांस नो बायसनेस बायसनेस ही नहीं तो रैंडम है समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्वाइट प्लीज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नेक्स्ट हेडिंग को देना है definition वापस वही दिया है उन्होंने ध्यान देना when the units are selected independent of each other in such a way that each unit belonging to the population has an equal chance of being a part of the sample the sampling is known as simple random sampling or just random sampling so again the definition is repeated I am not giving you the definition once again if the units are drawn one by one and each unit after selection is returned to the population before the next unit is being drawn so that the composition of the original population remains unchanged at any stage of the sampling, then the sampling procedure is known as simple random sampling with a replacement. हमको भी नहीं पता है एक वन बाय वन अगर हम सैंपल को सिलेक्ट करते जा रहे हैं तो एक आइटम सिलेक्ट किया और वापस मैंने आइटम पॉपुलेशन में डाल दिया so again the whole population is available for
नेक्स्ट सिलेक्शन, ऐसे वाले सैम्पलिंग को हम बोलेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। लोग समझ पाए? शुड आई राइट यू दिस डाउन या जरूरत हो जाएगा? विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग मालूम है? सेम उन्होंने विदाउट रिप्लेसमेंट का भी डेफिनेशन दिया होगा। इफ हाउएवर once the units selected from the population one by one are never returned to the population before the next drawing is made, then the sampling is known as sampling without replacement. क्लियर है? सिर्फ नाम लिख लो, मतलब फ्लो तुमको समझ पाए। एसआरएस के अंदर टू टाइप्स, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर टू टाइप्स। तुमने जो हेडिंग दिया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके दो टाइप्स, एक विद रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट वे टू यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। Best way to use simple random sampling is to use random sampling numbers. Random sampling numbers. रैंडम नंबर जनरेटर होता है, गूगल पे मिलेगा। नॉर्मल सिर्फ रैंडम नंबर जनरेटर पे डालोगे और रेंज डाल दोगे, जैसे 1 से लेके 100। टोटल बिल्स कितने हैं हमारे पास? 1 से लेके 100। और उसको बोलेंगे रैंडमली 5 नंबर सिलेक्ट करो, तो 100 में से रैंडमली 5 नंबर्स सिलेक्ट करता है। वो 5 नंबर जो सिलेक्ट हुए उस फील्ड्स को हमको सिलेक्ट करना है, मतलब सैंपल में ले लेना है। इसमें मेरा बायसनेस कुछ आएगा क्या? कंप्लीटली रैंडम नंबर्स मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं व्हिच आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी बायस। सो बेस्ट वो वही है कि रैंडम नंबर्स सिलेक्ट करो, नो बायस। समझ पा रहे हैं? नो नंबर फेवरेटिज्म कि 5 15 25 वो वाले चाहिए, कुछ भी नहीं रहेगा। क्लियर है? Next, SRS is a very simple and effective method of drawing samples provided the population is not very large, sample size is not very small, and population under consideration is not heterogeneous. That is, there is not much variability among the members forming the population. MCQ important. ऐसे कैसे पूरा का पूरा लिखना है। सिर्फ एक के नीचे एक लिखो, जो 3 आइटम्स वाले 3 ये दिए उन्होंने कंडीशंस, तीनों एक के नीचे एक लिखना, लाइन बाय लाइन मत लिखो। SRS is very simple and effective. SRS is very simple and effective. Provided SRS is very simple and effective. Provided तीनों पॉइंट्स लिखना पहला, population is not very large और population size की जगह पे हम कैपिटल एन लिख सकते हैं। कैपिटल एन इज नॉट वेरी लार्ज, एक ही मीनिंग है। वैसे sample size is not very small। सेकंड पॉइंट, sample size is not very small। सैंपल भी बड़ा होना चाहिए, पॉपुलेशन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और तीसरा, पॉपुलेशन इज नॉट हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या? सिमिलर आइटम्स। हेट्रोजीनियस मतलब क्या? बहुत ज्यादा वैरायटी। उन्होंने बोला नॉट हेट्रोजीनियस, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी होनी नहीं चाहिए। डायरेक्टली होमोजीनियस भी नहीं बोला है। होमोजीनियस का मीनिंग ये है कि सब कुछ ही सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। देयर शुड बी सम वैरायटी, बट बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला नॉट हेट्रोजीनियस। समझ पा रहे हैं? ब्रैकेट में एक बार यू कैन राइट द मीनिंग। The population is not heterogeneous, bracketed by not much variability. Not much variability. बोल हुआ? Okay. अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर फर्दर मेथड्स हैं। एक है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, एक है मल्टी स्टेज और एक है सिस्टमैटिक। तीनों के बारे में शॉर्ट शॉर्ट में हम लिख लेंगे। रैंडम simple random sampling can further be
divided into three ways. Simple random sampling can further be divided in three ways. Probability का टाइप है सिंपल, सिंपल में फर्दर वेज देख रहे हैं. प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हर एक पर प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए. अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी तो उसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं. और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल कैसे उठाना है या कैसे सिलेक्ट करना है उसके तीन मेथड्स होते हैं. समझ में आया? फ्लो समझ रहे हो क्या? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसमें हर एक आइटम की प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी होती है और अगर वो प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी इक्वल है सबकी तो उसको हम बोलेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल को कैसे सिलेक्ट करना है उसके लिए वेज हम देख रहे हैं, जिसका फर्स्ट वे है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. ये कल भी बीच में नाम आया था. हाँ ठीक है. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग उसका मीनिंग मैंने क्या बोला था, अलग अलग ग्रुप्स बना लो. जब वेरिएशन थोड़ा ज्यादा है, इफ देयर इज वेरिएशन इन द डेटा तो हर वैरायटी का एक एक ग्रुप बना लो और हर एक में से सैंपल लो. बोले तो वन सैंपल में भी वेरिएशन है. समझ में? पॉपुलेशन में वेरिएशन है, सैंपल में भी चाहिए. पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो अलग अलग ग्रुप्स में और हर ग्रुप में से सैंपल को सिलेक्ट करो. देखो वही दिया है. If the population is large and heterogeneous, मतलब वैरायटी ज्यादा है, then we consider a somewhat complicated sampling design known as stratified sampling, which comprises dividing the population into a number of strata or subpopulations. मतलब ये छोटे छोटे ग्रुप्स. मैंने स्ट्रैटम बोला ना, स्ट्रैटम में स्ट्रैटा है. हर ग्रुप को नाम क्या देंगे? स्ट्रैटा. और सब पॉपुलेशंस in such a way that there should be very little variations among the units comprising a stratum. हाँ वही है. And maximum variation should occur among the different strata. मतलब क्या? ग्रुप्स के बीच में अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए बट ग्रुप्स के अंदर जो आइटम्स हम रख रहे हैं उनमें फिर वेरिएशन होना नहीं चाहिए. सेम वैरायटी वाले सारे एक साथ लेके आ जाओ. क्लियर है? सबको पॉइंट समझ में आया? अगेन लॉजिकली देखा जाए तो पॉइंट बहुत सिंपल है, लेकिन वो टेक्निकल लैंग्वेज में देखोगे तो डिफिकल्ट लगेगा. And therefore point वही है, you have to understand their language also. MCQs में कुछ भी आ सकता है, इसलिए लिख लेना. लिखो. लिखो मैं बता दूं ना बस. क्लियर होगा क्या मसला? स्क्वायर करते हैं. चलो शुरू ही करना पड़ता है कैसे. चलो क्या लिखा तुमने पहले? थ्री वेज ना, फॉलोइंग थ्री वेज लिखा ना. उसमें फर्स्ट लिखो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग. हेडिंग दो फर्स्ट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग. पहले तो लिखो used when population is large and heterogeneous. Used when population is large and heterogeneous. Second point. In this method, the population is divided into number of subgroups. The population is divided into number of subgroups called strata or subpopulations. Word यहाँ पे है strata or subpopulations. Next point. The subgroups, the subgroups should be such that there is little variation. There is little variation among the units within a stratum. मतलब एक ग्रुप के अंदर जो यूनिट्स है उसमें वेरिएशन होना नहीं चाहिए. एक ग्रुप के अंदर वाले यूनिट्स में हाँ पर ग्रुप तो ग्रुप वेरिएशन होना चाहिए, इसीलिए तो वेरिएशन है, इसीलिए तो ग्रुप बना रहे हैं. समझ में आया?
ग्रुप के अंदर वाले आइटम्स में वेरिएशन, फर्दर वेरिएशन चाहिए नहीं. So there is little variation among the units within the stratum. And maximum variation maximum variation among the strata, plural is strata, singular is stratum. Maximum variation among the strata. So जो अलग अलग stratas है, strata है, उन सब में वेरिएशन होना चाहिए. But one particular stratum जो ले रहे हैं उसके अंदर जो यूनिट्स है उसमें वेरिएशन होना नहीं चाहिए. ठीक. Next. The stratified sample consists of a number of subsamples, one from each stratum. Right now, final ये last step है ना. Sample तो निकाला ही नहीं अब तक. Population को divide किया, अब sample निकालो. The stratified sample consists of a number of subsamples. One from each stratum. वो समझ में आया? So किया क्या? पॉपुलेशन के अलग अलग ग्रुप्स किए और हर ग्रुप में से एक सैंपल उठाया और उस सबका मिला के एक टोटल सैंपल बना. बोलो समझ में आया? अब उन्होंने फर्दर एक पॉइंट दिया है कि जो सब ग्रुप के अंदर से जो हमको सैंपल उठाना है, हर ग्रुप के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज में यूज कर सकता हूँ. हर ग्रुप में से जो सैंपल मैं निकाल रहा हूँ वो अलग अलग तरीके से निकाल सकता हूँ. एक जगह पे प्रोबेबिलिटी यूज कर सकता हूँ, एक जगह पे नॉन प्रोबेबिलिटी हो सकता है, एक जगह पे मिक्स सैंपलिंग यूज हो सकता है, एक जगह पे विद रिप्लेसमेंट, एक जगह पे विदाउट रिप्लेसमेंट. सो अलग अलग मेथड्स फॉर अलग अलग सब ग्रुप्स. बोलो समझ में? फॉर्म लिखने का पॉइंट, बट आई होप यू रिमेंबर. ग्रुप के अंदर से फर्दर जो हमको सैंपल निकालना है उसके लिए अलग अलग मेथड्स हम यूज कर सकते हैं. बोलो पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट. The purpose of stratified sampling are to make representation of all the subpopulations, to provide an estimate of parameter not only for all the strata but also overall is estimate, and reduction of variability and thereby an increase in precision. लिखने की जरूरत नहीं. There are two types of allocations of sample size. When there is prior information that there is not much variation between the strata variances, we consider proportional allocation or Boole's allocation when the sample size of different strata are taken as proportional to the population size. इसके ऊपर MCQ आता है, बस इतना लिखो. तो उसके ऊपर का बैकग्राउंड में लिखो नहीं रहो, सिर्फ इतना लिखो. Boole's allocation एरो करके लिखो. Always बोली हाँ ठीक है, तुम राइट लिखो. सेम बोली, एक ही बोली जो डॉर्मिश के साथ जो था वही. Boole's allocation, and if you remember skewness का फॉर्मूला भी बोली के ऊपर था जो कॉर्डेंस यूज करता था. Boole's allocation where the sample sizes for different strata are taken as proportional to the population size. और दूसरा लिखेंगे Neyman's allocation. ये भी इकोनॉमिक्स में तुम्हारा आया होगा कहीं ना कहीं. काफो फेमस इकोनॉमिस्ट. अभी फिलहाल कोडी लोड्स है ना. आज ही आज ही बनाया. बता कुछ मिला Defeating the bloodline, completing the story. ट्रिक्सी का सही का Everything is a story. Develop me. नाम है entertainment है उसके इंसान के कैरेक्टर. देखो ये भी Neyman's allocation
एरो करके लिखो सैंपल साइज वेरी जॉइंटली विद पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. कोई का लोकेशन जो है उसमें सैंपल की साइज कितनी होनी चाहिए, तो उसने बोला इट शुड बी प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन साइज, इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन साइज. और दूसरा नेमन ने क्या बोला कि पॉपुलेशन साइज तो देखनी है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखो, मतलब कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो सैंपल साइज भी ज्यादा होना चाहिए. सो नेमन ने दोनों चीजें देखी, पॉपुलेशन की साइज भी देखी प्लस पॉपुलेशन के आइटम्स में वेरिएशन कितना है वो भी देखा. समझ में आ रहा है क्या? अब दोनों पॉइंट समझ में आए. पहले तो लिख लिया था हमने होलीज एलोकेशन एंड नेमन्स एलोकेशन. नेमन के हिसाब से सॉरी होली के हिसाब से क्या है, सैंपल साइज शुड वेरी विद पॉपुलेशन साइज. पॉपुलेशन साइज ज्यादा तो सैंपल साइज भी ज्यादा, पॉपुलेशन साइज कम तो सैंपल साइज भी कम. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज. लेकिन नेमन ने क्या बोला कि पॉपुलेशन साइज को देखना ही चाहिए, उसके साथ साथ उसका वेव स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखो. मतलब हो सकता है कि पॉपुलेशन साइज कम है बट वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो फिर भी हम सैंपल साइज बढ़ा लेंगे इवन इफ द पॉपुलेशन साइज इज लो. बोलो समझ में आया? सो इट शुड वेरी विद बोथ, पॉपुलेशन साइज भी देखो एंड पॉपुलेशन का वेरिएशन भी देखो. क्लियर है? ठीक है. आगे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज नॉट एडवाइजेबल इफ द पॉपुलेशन इज नॉट लार्ज, some prior information is not available and there is not much heterogeneity among the units of population. ये उल्टा पॉइंट हो गया. कब यूज करना है वो हमने लिखा है, क्या थे फिर क्या था. हाँ तुम बोर हो चुके हो पता हो, तो अब मुझे बोर मत करो, सुन लो पहले. ध्यान दो प्लीज. वही पॉइंट है, स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि कब यूज हो सकता है कि पॉपुलेशन की साइज बड़ी होनी चाहिए और हेटेरोजेनिटी ज्यादा होनी चाहिए. यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा बोला है कि कब यूज नहीं होगा कि पॉपुलेशन छोटा है, पॉपुलेशन साइज नॉट वेरी लार्ज एंड पॉपुलेशन इज नॉट वेरी हेटेरोजेनियस. सो एग्जैक्टली उल्टा पॉइंट है. आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन. सेकंड लिखो मल्टी स्टेज सैंपलिंग. एसआरएस का सेकंड टाइप. एसआरएस के तीन टाइप्स, तीन वेज हमने लिखे थे. फर्स्ट वे था हमारा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, सेकंड अभी हम लिख रहे हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग. रियलिटी शो के हिसाब से सोचो. रियलिटी शो में क्या होता है, पहले पहला राउंड तुम्हारा कौन सा थिएटर राउंड होता है, बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट करते हैं, फिर उनमें और कंपटीशन होगी उसमें से थोड़े सिलेक्ट होंगे, फिर उनमें और कंपटीशन होगी उसमें से और थोड़ा सिलेक्ट होगा. यहाँ पे भी वही है. मल्टी स्टेज सैंपलिंग में मीनिंग क्या है, पहले बहुत बड़ा सैंपल निकालो, उसमें से फिर और थोड़ा छोटा, फिर उसमें से और थोड़ा छोटा, मल्टीपल स्टेजेस पे सैंपलिंग करो, फिर बचता जो सैंपल है वो हमारा टोटल. डायरेक्टली मतलब 10 का सैंपल चाहिए ना, तो 1000 में से डायरेक्टली 10 मत सिलेक्ट करो, 1000 में से पहले 500 सिलेक्ट करो, फिर 200 सिलेक्ट करो, फिर 100 सिलेक्ट करो, उसमें से 10 सिलेक्ट करो. समझ में आया? सबको समझ में आया क्या? सो मल्टीपल लेयर्स में तुम्हारा सैंपलिंग होते जाएगा, या मल्टीपल लेयर्स में तुम्हारा सैंपल ड्रॉ होते जाएगा. देखो, in this type of complicated sampling, the population is supposed to compose of first stage sampling units, each of which in turn is supposed to compose of second stage sampling units, each of which again in turn is supposed to be composed of third stage sampling and so on till we reach the ultimate sampling unit. तो फाइनल आपको 10 चाहिए, जब तक 10 नहीं मिलता तब तक तुम सैंपल को कम कम करते जाओ. फुल समझ में? सो राइट डाउन शॉर्ट में लिखेंगे एकदम. मल्टी स्टेज सैंपलिंग का हेडिंग दिया. In this type, in this type, the sampling, yeah, the sample is drawn. The sample is drawn from the population. In this type, a sample is drawn from the population of a large size. The sample is drawn from the population of a large size, of which a further sample will be drawn.
of which a further sample will be drawn of a smaller size. And this process will continue, and this process will continue till we reach till we reach the ultimate sampling size. नीचे छोटा सा डायग्राम 1000 तो एरो करके लिखेंगे पॉपुलेशन, उसमें से सिलेक्ट होंगे लेट्स से 100 फर्स्ट सैंपल, इसमें से सिलेक्ट होंगे 50 सेकंड सैंपल, इसमें से सिलेक्ट होंगे 10 अल्टीमेट सैंपल साइज। So the cookies basically getting there. वो रैंडम And वो रैंडम बेसिस so the population will be against. नहीं, एक साथ सारे एलिमिनेट नहीं होंगे। 1000 में से डायरेक्ट 10 सिलेक्ट करने हैं तो 990 एक साथ से ये होंगे डायरेक्टली एलिमिनेट होगा। यहाँ पे पार्ट पार्ट में एलिमिनेशन, सारे की प्रोबेबिलिटी मतलब एक बार सिलेक्ट हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है नेक्स्ट इसमें सिलेक्ट, प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस आने का। चलो लेट्स रीड द सेकंड पैराग्राफ। ध्यान इधर, सबका ध्यान इधर। Sampling also in this type of sampling design is carried out through stages. First, only a number of first stage units is selected. For each of the selected first stage sampling units, a number of second stage sampling units is selected. वही जो हमने लिखा। The process is carried out until we select the ultimate sampling units. As an example of multi-stage sampling, in order to find the extent of unemployment in India, we may take state, district, police station, and household as the first, second, third, and ultimate सैम्पलिंग यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। पहले पूरा स्टेट के बारे में देखा, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पुलिस स्टेशन वाइज, क्योंकि एरिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पुलिस नाका के हिसाब से होता है ना हर एरिया। जैसे अभी लेट्स से 422005 है, दिस इज फ्रॉम व्हाट समर स्टेशन रहेगा दिस साइड वाला, ये दिस इज द लास्ट लिमिट ऑफ दिस 422005। आई डोंट नो ये तो है Another one. रमजान का उधर कहाँ पे है? तो फिर वही रहेगा, बिल्कुल नहीं सरकार वाला बराबर नहीं, सरकार वाला तो वही गंगापुर बोला है ना, ये हो गया। हाँ तो सरकार वाला से लेके गंगापुर बोला ये एक एरिया था। Anyways, doesn't matter. The coverage in case of multi-stage sampling is quite large. It also saves computational labor and is cost effective. It adds flexibility into sampling process, which is lacking in other sampling schemes. However, compared to stratified sampling, multi-stage sampling is likely to be less accurate. What I would say, एक दो पॉइंट्स लिख लेंगे right now. Cost effective, flexible, but less accurate. Cost effective, flexible, but less accurate. बस इतना लिखना है. Cost effective, flexible, but less accurate. चाहिए इतना अपन लिख कर लर्न करोगे ना, क्या फायदा पूरा ये थियरी वर्ड टू वर्ड ऐसे कैसे कुछ भी आ सकती है। We are trying to maximize the coverage as much as possible. तो ये आपके मार्क्स है, तुमको पता है 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, यही क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे टाइम सेव होता है। आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे, पढ़ा हुआ है याद आ रहा है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें बहुत सोचने का या बहुत कैलकुलेशन पे या समझ में आ रहा है फिर भी सॉल्व करने में टाइम चल रहा है, ऐसे सबको सिनारियो होने वाला नहीं है। सो दीज आर वेरी स्कोरिंग और इफ रिवाइज प्रॉपर्ली बहुत हाथ के मार्क्स से रहेंगे। सो थोड़ी सी मेहनत करो लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा है इसका। 5 मार्क का
लिखो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, वेट डोंट नो वेटेज, क्योंकि अभी न्यूली एडेड चैप्टर, अभी तक एक भी एग्जाम इस नए पोर्शन की हुई नहीं है, कांट से सैम्पलिंग में से कितना आएगा कितना आएगा। बट ओवरऑल थ्योरी पूरे चैप्टर 14 में से तुम पकड़ो 7 से 8 मार्क, 6 से 7 मार्क मिनिमम। चैप्टर 14 है ना, ठीक है, तो ऊपर वाली थियरी और ये वाली थियरी पकड़ के 6 7 मार्क तो मिनिमम। पिछले अटेम्प्ट में तो 10 12 मार्क से वो उससे आया था यूनिट 1 से, सिर्फ यूनिट 1। हाँ, और लेकिन कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत इजी नहीं थी। अगर डिटेल में जैसे अपन ने एक एक चीज लिखी हुई है, सारे एमसीक्यूज का भी नोट बनाया हुआ है, तो ही वो आएगा। इट वाज नॉट वेरी सिंपल, बट उसी इसमें से कुछ 10 एक मार्क आया था। सेंट्रल टेंडेंसी वो पिछले इसमें कम आया ना, जो नॉर्मली मैं बोलता हूँ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन का 10 से 12 वेटेज है, 10 12 मार्क, उसमें से नहीं आया था। इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा आया था यूनिट 1। बट पिछला एक एग्जाम था, बाकी नॉर्मली ऑन एन एवरेज जो होता है वैसे ही आता है, सेंट्रल टेंडेंसी वैसे ज्यादा आता है। लास्ट एग्जाम a lot of weightage was given on this theory also. Anyways, next. The last type point simple random sampling. देखो इतना सा बचा है, एक पेज में फिट होगा, इतना ही बचा है, बोलना पड़ता है, क्या करें। आगे प्लीज, Candle. It refers to a sampling scheme where the units consisting the sample are selected at regular interval after selecting the very first unit at random. That is with equal probability. Systematic sampling is partly probability sampling in the sense that the first unit of the systematic sample is selected probabilistically, and partly non-probability sampling in the sense that the remaining units are selected, the remaining units of the sample are selected according to a fixed rule, which is non-probabilistic in nature. पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझ। अगेन लेट्स से पॉपुलेशन है 100, उसमें से सिलेक्ट करना है मुझे 15 ऑब्जर्वेशंस, कितने 15। हमने रूल ऐसा सेट किया कि पहला ऑब्जर्वेशन 100 में से कोई भी एक रैंडमली मैं सिलेक्ट करूंगा। लेट्स से रैंडमली सिलेक्ट करते करते मेरा ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट हुआ 23, बट उसके बाद मैंने एक पैटर्न फिक्स करके रखा था। पैटर्न ये था कि आफ्टर एवरी 12 ऑब्जर्वेशंस में नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करते जाऊं। तो कौन से सिलेक्ट होंगे, 23, देन 35, 47, 59, 71, 83, 95, कितने हो गए ये 7। हमको टोटल कितने करने थे 15, टोटल 15 सिलेक्ट करने थे। तो इसके आगे भी साइकिल में हम वापस कंटिन्यू करेंगे। +5 किया तो 100 हो जाएगा, +7, सो नेक्स्ट आएगा 7, 19, 31, 43, 55, 57, सॉरी 67, 79 हो गए क्या सारे, एक और बाकी 91। दीज आर द सैंपल यूनिट्स सिलेक्टेड। जो 100 यूनिट सिलेक्ट करने थे उसमें से पहला मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया और बाकी के सारे एक फिक्स्ड रूल से सिलेक्ट किया। बोलो समझ में आया? अब पहला जो सिलेक्शन है ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से है, दूसरे सिलेक्शन तो फिक्स हो गए। इनकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे क्या, एक बार 23 आ गए तो ये सारे सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, यही सारे सिलेक्ट हो गए बिकॉज द रूल इज +20। समझ में आया? सो पार्टली इट इज प्रोबेबिलिस्टिक एंड पार्टली इट इज नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। समझ में आ रहा है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग समझ में आया क्या? फर्स्ट रैंडम सिलेक्शन होगा, उसके बाद एक फिक्स्ड रूल के हिसाब से बाकी के सिलेक्ट होगा। क्लियर है? ये नोट कर लेंगे रैंडम। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग, हेडिंग तो देना है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, उसमें लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द फर्स्ट यूनिट is selected randomly but the remaining units are selected using a fixed rule. But the remaining units are selected using a fixed rule. Therefore, this method comprises of
probabilistic sampling. Probabilistic sampling. Bracket में लिखेंगे for first unit. Probabilistic sampling. Bracket में for first unit. Bracket close. As well as non-probabilistic sampling. As well as non-probabilistic sampling. Bracket में लिखेंगे for remaining units. अब उन्होंने दो केसेस लिए. सुनो. पहला केस है if the population size n is a multiple of the sample size n. मतलब ही हमारा पॉपुलेशन साइज है 100 का और सैंपल हमको निकालना है 10 का. दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 10. कैन प्लीज इधर टाइम पास मत करो. जो पॉपुलेशन की साइज है व्हिच इज 100 इट इज अ मल्टीपल ऑफ द सैंपल साइज व्हिच इज 10. इन दिस केस लीनियर सिलेक्शन होते जाएगा. लीनियर सिलेक्शन क्यों? फर्स्ट जो भी ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट होगा +10 करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली सारे उसी नंबर वाले सिलेक्ट होते जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट रैंडमली मैंने सिलेक्ट किया 30 तो बाकी सारे कौन से होंगे 23 33 43 53 63 73 83 93 एंड 3. ऐसे वाले सिलेक्शन को हम बोलते हैं लीनियर सिलेक्शन. सिस्टमैटिक लीनियर सिस्टमैटिक सिलेक्शंस. बोलो समझ में आया? पर ये कब पॉसिबल है? when 100 मतलब when capital N is a multiple of small n. However when n capital N is not a multiple of small n, जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था, पिछला एग्जांपल था, कहाँ गया वो? लिखा ही नहीं क्या मैंने? इरेज कर दिया. वो जो 12 वाला था. सैंपल साइज कितने का था? 15 और क्या पॉपुलेशन साइज कितने की थी? 100. वाज इट अ मल्टीपल? तो ऐसे वाले सिलेक्शंस को हम बोलेंगे सर्कुलर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. क्योंकि सर्कुलर में तुमको वापस फिर उतना रिमेनिंग पार्ट ऐड करके वापस नया सर्कल शुरू करना. समझ में? सो दोस आर सर्कुलर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. दिस इज लीनियर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सो दो फर्दर टाइप्स इसके अंदर दिए हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर. सो हम सिर्फ एक सिंपल सा नोट बनाएंगे, डिटेल में लिखेंगे नहीं. राइट डाउन. If capital N is a multiple of small n, then linear systematic sampling. एक्सप्लेनेशन लिखवा नहीं रहा हूं मैं क्यों लीनियर आया. दूसरा if capital N is a multiple of, sorry, not a multiple, not a multiple of small n, then circular systematic sampling. बोलो समझ में आया? क्लियर है? लास्ट टू करेक्ट. Systematic sampling is a very convenient method of sampling when a complete and updated sampling frame is available. लिख लो. सिर्फ इतना लिखना. Convenient when a complete and updated sampling frame is available. Systematic के अंदर ही लिखना है. Convenient when a complete and updated sampling frame is available. Less time consuming, less expensive, and simple. वाला भी कॉस्ट इफेक्टिव सुपर. ये वाला भी लेस एक्सपेंसिव, लेस टाइम. इसके लिए कितना कह रहे हैं?
तो वो पॉइंट देंगे नहीं ना डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन विल नॉट बी बेस्ड ऑन दैट पॉइंट जो दोनों में लिख रहा है। फिर उल्टा पूछेंगे विच इज द कॉस्टलीएस्ट, फिर वो बोलेगा कि ये दोनों लेस कॉस्टली है। अगर इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, कि जो पॉपुलेशन है उसके जो नंबर्स है, पर अगर उसमें भी एक पीरियोडिक पैटर्न है, मतलब जैसे मैंने बोला फ्रॉड होने के चांसेस अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ है, एवरी लेट्स से 25 से लेके 30 का जो डेट है उसमें फ्रॉड फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है। और रैंडम सिलेक्शन करते वक्त मैं सारे 10th ऑफ एनी मंथ जो है उस वो दिन वाले बिल सिलेक्ट किए, तो फिर मेरा फ्रॉड डिटेक्ट हो ही नहीं पाएगा। बोल समझ में आया। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के हिसाब से पहला नंबर तो मैं रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ। लेट्स से मैंने पहला रैंडम नंबर सिलेक्ट किया 10, और उसके बाद एक एक महीना ऐड करते जाना है। तो पहले 10 अप्रैल, फिर 10 मई, फिर 10 जून, फिर 10 जुलाई, ऐसे ही सारे बिल्स मैंने सिलेक्ट किए। अगर पीरियोडिकली अगर हम देखा जाए तो मंथ के एंड में ही फ्रॉड होता है, 10 तारीख को फ्रॉड होने के चांसेस एनीवेज कम है। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। समझ में आ रहा है? ड्रॉबैक लिखो, नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉबैक एरो करके लिखो। If there is an undetected periodicity, undetected ना, अभी मैंने जो बोला वो डिटेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके थे, but if there is an undetected periodicity in sampling frame, if there is an undetected periodicity in sampling frame, then the sample drawn is likely to be most biased sample. The sample drawn will likely be most biased sample. And last point is that furthermore, it is not a probability sampling, therefore no statistical inference can be drawn. Right now, not a probability sampling. Systematic sampling, right, is not a probability sampling. But simple I and know where you're going. non-probability. Certain types of sampling with probability sampling when similar and शायद से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग चालू होगा। Actually, mixed है ना, probability के नॉन probability के। First number probabilistic है, बाकी सारा नॉन probabilistic, वो लिखा ही ना मैंने। So multi वाला जो है ना तीसरा mixed, वो उसका टाइप एक्चुअली, not fully probabilistic, not fully non probabilistic, it is mixed. तो चाहे तो साइड में लिख लो टाइप ऑफ मिक्स सैंपलिंग, इसी को जो हम लिख रहे हैं अभी मल्टी स्टेज है ना इसका नाम, नहीं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक के ब्रैकेट में स्टार्टिंग में लिख लो या फिर साइड में लिख लो एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड सैंपलिंग, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक भी है एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक भी है। probability मल्टी स्टेज इज प्रोबेबिलिस्टिक। चलो लास्ट 4 लाइन कहना ही लेना है, कर लेना है 4 लाइन। Heading of non-probabilistic sampling, non-probabilistic sampling, ब्रैकेट में लिखेंगे also known as purposive or judgment sampling, purposive or judgment sampling।
नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं यूज करना, हमारा जजमेंट यूज कर रहे हैं। अगेन वी नो व्हेन द फ्रॉड हैपेंस, कि सैंपल में प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे गिनो, मेरे जजमेंट के हिसाब से उन्हीं दिनों का लूंगा। So based on our beliefs, past experiences, intuition, हमको लग रहा है क्या इधर होगा, सो यहाँ पे हम बायसनेस लेके आ रहे हैं, चलेगा, बिकॉज जो सैंपल निकाल रहा है उसका एक्सपीरियंस है, उसका कुछ ना कुछ प्रायर नॉलेज है कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है। मैं ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, सो हम उस तरीके से सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। बोल समझ में आया? सो यहाँ पे रैंडमनेस नहीं है, यहाँ पे बायसनेस है। बायसनेस यूज करेंगे हम। क्यों? बिकॉज वी हैव सम प्रायर नॉलेज। क्या? तो मंथ के एंड में कहीं ना कहीं ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, तो आगे बिल ज्यादा सिलेक्ट करो। दिस इज नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। समझ में आया? वेल डन। This type of sampling is subjective. This type of sampling is subjective and is dependent. This type of sampling is subjective and is dependent on the discretion of the sampler. On the discretion of the sampler. उसके हिसाब से, उसके माइंड में जो आएगा उसके हिसाब से सैंपल सिलेक्ट करेंगे। उसके मतलब इसके सैंपल सो उसके बायसनेस आने वाले उसके सारे। राइट डाउन। Second point, his judgments will be based on, his judgments will be based on, ये सारे लिख लो, his belief, prejudice, whims and interests to select the sample. whims मतलब हाँ एक्चुअली whims मतलब अपन बोलते हैं ना क्या, बीच में झटका आ गया उसको, फील क्वाइट whimsical है ऐसा, पर whimsical भी वो उसी का ही है। वो whimsical मतलब कि मन चाहे जैसा, बीच में उसको ये मन किया तो ये कर लिया, उसमें मन किया ये कर लिया तो ये कर लिया, मूड के हिसाब से उसको whims बताइए बस। And obviously the main important point, last point, no statistical hypothesis can be tested on basis of purposive sampling. No purposive, sorry, no hypothetical hypothesis. No hypothesis can be tested on purposive sampling. That's it. बहुत सारी theory लिखी है हमने। दोनों यूनिट्स मिला के कितना बेस होगा? Equals to the like ACC unit chapter. So but I tried to be as elaborative as possible. कुछ भी छोड़ने के chances आपको रखने नहीं थे। उसके बाद 26 उसके बाद पीडी है। और ठीक है, सारे चैप्टर्स जितने भी पेजेस है सब कुछ हमने कवर कर लिया, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 मिला के। अब मॉड्यूल रीड करने की जरूरत वही है, जितना हमने लिखा है उतना ही रीड करो। यू डोंट नीड टू रीड द मॉड्यूल वंस अगेन फॉर दिस यूनिट। बच्चा हमारा सिर्फ क्या है, तो इसके एमसीक्यूज जो होगा क्या, फिर क्या है, सब 10 मिनट 24 क्वेश्चन से 10 मिनट लगेंगे, वो कर लो। 12 में इसके ऊपर लगे कोई डाउट हो तो डिस्कस करो, उसके बाद कभी लूंगा नहीं लगे। तुमको करना है करो, नहीं तो मत करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं। सोसाइटी है तो वो जब करना है तब तो मैं उसमें से कर लूंगा, ठीक है। सारे हाँ हाँ करना चाहिए। ये सारा तो होने के बाद ही तो उससे पहले तो ना इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज बाकी है, एलआर बाकी है, एलआर 6 डेज
ठीक है, let's see, उनके पहले अगर नहीं आया तो मैथ्स के